नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले टॉपिक था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th। काफ़ी सुंदर बढ़िया चैप्टर्स है और हमें इसके कुछ इतिहास के बारे में जाना। उसमें पढ़ा हमने एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होती है, एटम्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, और आयन्स के बारे में हमने थोड़ा सा कम कर एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल जो आयन थे उनके बारे में हमने कुछ कम डिस्कस किया था। आज हम कुछ स्पेशल बात करने जा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बोलते हैं केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री एक ऐसी बुक्स है जो लोग इसे पसंद नहीं करते, ऐसा सब्जेक्ट से इसे पसंद नहीं करते, लेकिन वाकई यदि केमिस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो कहोगे कि केमिस्ट्री काफ़ी इजी है। और मैं इसे इजी बनाने के लिए जा रहा हूँ। और आज पहले थोड़ी आपको इतिहास बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ उसके साथ क्या होता है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बाद हमने जो टॉपिक्स लिखे, किताब ये हमारी चल रही है NCERT, ठीक, टेक्स्ट बुक्स। और हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने लिख नहीं पाया, सॉरी, क्योंकि बोर्ड छोटा था। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मास, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और स्थिर अनुपात का नियम और एटम के बारे में पढ़ेंगे और एटम के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात शुरुआत करते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? किसी भी स्थिति में थोड़ा देखा गया, मैं थोड़ा सा यहाँ से लेके चलता हूँ सिंबल ऑफ मास से, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो एटम के बारे में दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ डाल्टन की थ्योरी को। डाल्टन ने जब देखा कि कणाद ऋषि को अपना सिंबल माना और उस सिंबल के आधार पर उन्होंने अपनी बात को कही और उन्हें अपना मतलब भारतीय वैज्ञानिक जो भारतीय क्या थे, साधु जी थे, संत जो थे, महर्षि थे, उन्होंने अपना गुरु माना और उनके विचारों को ही आगे दिया और एटम नाम दिया उनका। क्लियर? एटम क्या है? यदि हम कोई भी चीज ले लें, मान लीजिए कोई भी एक चीज ले लें, जैसे आयरन, लोहा ले लें, कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, सिलिकॉन ले लें, एल्युमिनियम ले लें, XYZ, कुछ भी चीज ले लें, एक ही चीज हो और उसमें उसको तोड़ते चले जाए, ब्रेक करते चले जाए, जो मिले हमें उसे ब्रेक करें, जो मिले उसे ब्रेक करें, और हमें एक ऐसा पार्टिकल्स मिलेगा, वी कैन गेट ए पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तब वी कांट डिवाइड दैट्स, उसे हम डिवाइड्स नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, और उसी को उन्होंने कहा एटम। क्लियर बात समझ आ रही है? एटम एक छोटा सा पार्टिकल है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शंस, वो रिएक्शन में भाग लेता है, ये बात जरूर कह दी गई उन्होंने। और भाग इसलिए लेता है क्योंकि उसमें हुक होते हैं। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और अपने अपने नियम देते गए। फिर थोड़ी सी बात आती है कि एटम को रखे कैसे, सिंबल कैसे दें। तो आपने देखा, अपनी किताब में देखा होगा, पढ़ा होगा, आपके सबने पढ़ाया होगा कि जब हजारों प्रकार के हमें एटम मिले, अलग अलग प्रकार के एटम मिलते चले गए, परमाणु मिलते चले गए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह वगैरह, बहुत से मिले, बहुत से, यानी 105 एलिमेंट्स मैंने पढ़े थे, 105। और आज शायद 21 के आसपास 121 एलिमेंट्स हैं। जब ये एलिमेंट्स, तो इनका प्रॉब्लम्स उनके सामने आए कि इन्हें हम याद कैसे करें, इनके सिंबल कैसे दें, आखिर इन्हें दिखाएं कैसे, बच्चों को समझाएं कैसे, आने वाली पीढ़ी को बताएं कैसे। तो इनके सिंबल रखे गए और देखिए सिंबल क्या दिया गया जी आपके सामने, ये सारी चीजें देख लीजिए आप, सारी चीजें हैं, ठीक, इस तरीके से।
तो उन्होंने डाल्टन ने अपने अपने विचार दिए। उन्होंने कहा साहब हाइड्रोजन को ऐसे रख दीजिए, हाइड्रोजन, कार्बन को साहब काला काला कर दीजिए, कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन को साहब सीधा सीधा कर दीजिए। लेकिन क्या इस तरीके से सिंबलों को याद किया जा सकता था? ये डाल्टन के सुझाव थे, क्योंकि उस समय डाल्टन बहुत प्रसिद्ध थे उस समय डाल्टन। लेकिन ये विचार नहीं माने गए और बाद में इन चीजों को गलत सिद्ध कर दिया गया। आप किताब में पढ़ लेना, काफी डिटेल्स है, क्लियर बात समझ में आ रही है। हम बात करते हैं, ये सिंबल हो गया। अब आता है उसी समय एक इतिहासकार थे, सॉरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ लॉ देखा। अब यहां से बात कहानी स्टार्ट थी, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। उन्होंने क्या कहा? कंजर्वेशन का मतलब होता है स्थिर रहना, यानी बदलना नहीं। सबसे पहले दिमाग में लिया, जहां भी कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैन एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी चीज हो, इसका मतलब है कोई चीज नष्ट नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं रूप बदल रही है। कंजर्वेशन यानी संरक्षित है। समझ में आ रही है? उन्होंने देखा कि मान लीजिए मैं NaOH लेता हूं और इसे कनेक्टेड करता हूं माने HCl से, तो यहां जो मास देखा मैंने, यह मास Na23 एटॉमिक वेट, ठीक है, और यहां हमारे पास यह कुछ भी चीज है, ये मैंने 1 ग्राम ले लिया और ये 2 ग्राम ले लिया मान लीजिए, और मैंने कनेक्टेड कराया तो मेरे पास बना H2O प्लस NaCl। तो उन्होंने देखा कि यहां भी मेरे पास इसी रेशियो में मिला, यानी 3 ग्राम, ये टोटल वजन जो मिला मेरे को वो भी 3 ग्राम मिला। यानी कि कहने का मतलब मैंने 1 ग्राम ये मिलाया, 2 ग्राम ये मिलाया, 1 ग्राम ये मिलाया, 2 ग्राम ये मिलाया और मेरे को वजन भी 3 ग्राम मिला। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जितना मास रखा गया था उतना ही मास यहां मिला। और उन्होंने एक प्रैक्टिकल देखा, बात समझ में आ रही है? NaCl, NaOH लिया, HCl मिला, HCl से साथ मिलाया, वाटर मिला और साल्ट मिला, हमें नमक मिला। नमक मिलने के जैसे हमने मिलाया तो जिधर वजन इतना था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के दौरान भी उतना ही वजन हमें मिला। तो उन्होंने कहा कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रही है? तो उन्होंने इसका नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमें इंटरनली चीज नहीं मालूम थी इनकी। इसी तरीके से आप देखते हैं भैया, मान लीजिए आपने कोई चीज आप घर पर भी बनाते हैं, 1 किलो चावल ले लिए भाई, पानी ले लिया, दोनों का वजन ऑयल किया, कुछ मसाला डाला, तो जितना तुमने डाला उतना ही तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो उन्होंने कहा कि मास स्थिर रहता है। क्लियर बात? इसे आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने केवल ऊपरी मास देखा है जो हमने तोला है। अब इंटरनली मास देखें, जब हम इनके एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा तब, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, अगला है कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। ये देखिए, इन्होंने कहा कि यदि मैं नाइट्रोजन ले लूं और हाइड्रोजन ले लूं, नाइट्रोजन गैस ले लूं और हाइड्रोजन गैस ले लूं, और इसे आपस में कनेक्ट कराऊं तो एक अमोनिया गैस बनती है साहब। क्लियर? अब मैंने एक चीज बात, तो नाइट्रोजन ले ली भाई, ठीक है, और ये हाइड्रोजन ले ली, तो मेरे को बना क्या? NH3 बना साहब। बात समझ में आ रही है? मैं कांस्टेंट स्थिर अनुपात के नियम की बात कर रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। यहां से भी मैंने ये अमोनिया बनाई, मॉलिक्यूल्स 2 बने, उसे छोड़ दीजिए, केवल रेशियो क्या लेना हमें, ये चीज मिली NH3। यदि मैं नौसादर से अमोनिया बनाऊं
इसे खोल दूं या ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनाता हूं, चलो इसे हीट कर देता हूं तो H2O बनता है प्लस NH3 बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं ऐसे अमोनिया बनाऊं और चाहे मैं नौसादर से अमोनिया बनाऊं, अमोनिया का जो रेशियो मिलेगा, रेशियो 1 और हाइड्रोजन के साथ 1:3 मिलेगा। और करते जाना। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? यानी कि किसी भी तरीके से मैं अमोनिया को बनाऊं तो अमोनिया का जो रेशियो मिलेगा 1:3 में ही मिलेगा मुझे। यानी एक नाइट्रोजन चुपका होगा और 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। किसी भी तरीके से बनाता हूं मैं। और भी देखते हैं और एग्जांपल। सबसे मेन चीज ये है यहां पर समझने की है, स्थिर अनुपात यानी कांस्टेंट प्रोपोजिशंस। जरा गौर करिए, एक बात और करता हूं। जैसे मान लिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था HCl का। यदि मान लीजिए मैंने क्या किया कि NaCl बन गया प्लस वाटर बन गया। अब जरा गौर करिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और रिएक्शन लिखा था, NH4OH और से हीट कर दिया था तो NH3 मिला था प्लस वाटर मिला था। जरा गौर करिए, वाटर का रेशियो कितना मिला? 2:8। 2 हाइड्रोजन मिले, 2 हाइड्रोजन मिला, 1 ऑक्सीजन मिला साहब। यहां 2 हाइड्रोजन मिले, 1 ऑक्सीजन मिला साहब। यानी कि मैंने देखा कि यदि मैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन किसी तरीके से अभी जोड़ूं और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ूं तो भी मेरे को क्या मिला? H2O मिला, ट्वाइस करके जरा मिला। यहां भी वही रेशियो मिला, 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन था। मैंने कई रिएक्शन करके देखे। मैंने NaOH और HCl से वाटर निकाला तो भी मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 मिला। मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके देखा तो भी मुझे 2 मॉलिक्यूल्स 2:1 वाटर मिला। जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया तो भी मेरे को 2:1 का मिला वाटर में। तो देखा कि स्थिर अनुपात होता है, हर चीज का स्थिर अनुपात। इस पर ध्यान देना है। यदि इस पर ध्यान दे दिया पूरी केमिस्ट्री आपके हाथ में होगी। और देखते जाना, मैं आपको यही बात बार बार कंटिन्यूअस दिखाता चला जाऊंगा। क्लियर बात समझाई? तो ये हमारा हो जाता है स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोजिशंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ हमारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक अगले टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे।